अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के टॉपिक के साथ एनवायरनमेंट नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में 6 टॉपिक हैं और इस टॉपिक के इस चैप्टर के आज इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। ये सारे जो आपको बोर्ड पे ये टर्म नजर आ रहे हैं ऑलमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके जाने बिना आप इस चैप्टर को नहीं सीख सकते, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपके साथ ये डिस्कस कर लूं। याद रखिए कि बायोलॉजी के ये तीसरा बड़ा पार्ट है इकोलॉजी, जिसमें एक ही चैप्टर है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है, इसका रोल क्या है, रिसोर्सेस किसे कहते हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है, इसके बाद हैबिटाट, नेच, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये क्या चीजें हैं, इसके आपके साथ मुख्तसरन मैं ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी बायोजीव केमिकल साइकिल के हवाले से होगा, फिर पॉपुलेशन, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, और फिर इसके बाद पॉपुलेशन डायनामिक्स, फिर इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर इसके बाद इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और इसके बाद डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। ये पूरा 6 बड़े टॉपिक है। इवोल्यूशन के टॉपिक तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अब जी एनवायरनमेंट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरनमेंट। अब ये डिफिनीशन मैंने आपके लिए लिखा है, द सराउंड ऑफ अस include living and non-living organism is called environment। यानी हमारे इर्द गिर्द की जो जानदार और बेजान चीजें हैं उसको हम कहते हैं environment, जिसको उर्दू में माहौल कहा जाता है। याद रखिए कि ये environment फिजिकल भी हो सकता है, ये environment केमिकल भी हो सकता है, और ये एनवायरनमेंट बायोलॉजिकल भी हो सकता है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है लिविंग, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, नॉन लिविंग जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट वो जगह है जो हमारी बुनियादी जरूरियात को पूरा करती है। ये एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करती है खुराक, फूड, यानी वो सब्सटेंस जिसमें एनर्जी हो वो प्रोवाइड करती है, शेल्टर, रहने के लिए जगह, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ते, ठीक है ना, क्लॉथिंग, फ्यूल, ईंधन, ऑक्सीजन, और एनर्जी के बहुत सारे जराए हमें ये प्रोवाइड करती है। कौन? एनवायरनमेंट। मुकम्मल तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से अपने तमाम जरूरियात को पूरा करती है, ठीक है। अब इसके बाद है, ये तो रोल हो गया। रिसोर्सेस किसे कहते हैं? वो चीजें जो हमारी जरूरत है, द थिंग दैट मैन रिक्वायर्स इज कॉल्ड रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस 2 किस्म के हैं। कुछ रिसोर्सेस को हम इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा उसको रिन्यू किया जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाटर है,
साइल है, एयर है, ठीक है ना। और कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बाद वो रिन्यू नहीं होती, यानी उसको हम फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो रिन्यू नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जो हमारे साथ ऑयल की सूरत में है, जो हमारे साथ नेचुरल गैस की सूरत में है, कोयले की सूरत में है, ये फिर रिन्यू नहीं होती, ठीक है ना। ऑयल इस्तेमाल करने के बाद इससे फिर ऑयल नहीं बनते। तो वो रिसोर्सेस जिसको हम इस्तेमाल करें और फिर इसके बाद फिर रिन्यू किए जाते हैं, उसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। अब जी, प्रॉपर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अब ये तीन अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते हैं। एक है कंजर्वेशन, और एक होता है परसर्वेशन, और एक होता है रिस्टोरेशन। अगर हम रिसोर्सेज को अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें, यानी वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसका कंजर्वेशन। और अगर हम रिसोर्सेज को बिल्कुल इस्तेमाल न करें तो उसको हम कहते हैं परसर्वेशन, नॉन यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज है तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन, अगर नॉन यूज है तो इसको कहते हैं परजर्वेशन। अगर हम रिस्टोरेशन किसे कहते हैं, सीक टू रिटर्न ए डिग्रेडेड रिसोर्सेज, यानी वो चीजें जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, डिग्रेड करने के बाद उसको फिर ओरिजिनल स्टेट में ले आते हैं, तो इसको कहते हैं रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद है हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं, ए फिजिकल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, यानी वो जगह, जमीन पर वो जगह जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे मछली है पानी के अंदर रहती है, तो इसका हैबिटेट क्या है, पानी है, इक्विटिक। और बर्ड है या एनिमल है वो दरख्तों में रहते हैं, तो ये ट्री इसका क्या है, हैबिटेट है। नेक्स्ट, द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द कम्युनिटी इज कॉल्ड नेचर, यानी एक कम्युनिटी में, अब कम्युनिटी क्या है ये इंशाल्लाह आपको बाद में पता चलेगा, तो आप यहां पर सिर्फ डिफिनीशन याद करें। द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो किरदार है कम्युनिटी के अंदर, उसको हम कहते हैं नेचर। एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इसको कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सनफ्लावर है, एक जगह पर मौजूद है, वो वहां से लाइट इस्तेमाल करती है, वो जमीन से पानी ऑब्जर्व करती है और वहां पर जानवरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, तो ये इसका क्या है, फंक्शनल रोल है। क्लियर। इसके बाद है स्पीशी। अब स्पीशी से लेकर बायोस्फीयर तक ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लेवल है। जैसे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इस तरह इस स्पीशी से लेकर बायोस्फीयर तक जो लेवल है वो इकोलॉजिकल लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है, अरेंजमेंट को कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली इकोलॉजिकल लेवल जो है वो स्पीशी है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब यहां पर सिमिलर और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, बहरहाल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आगे जाए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड हैव द एबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड स्पीशी। मिसाल के, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, आपके घर में
बकरा है, आपके घर में बकरी है, ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग करके नया बकरी का बच्चा इस इंटरब्रीडिंग के बाद पैदा होता है, तो ये दोनों क्या है, स्पीशी हो गए। अब अगर ये सिचुएशन है कि एक हार्स डंकी के साथ इंटरब्रीडिंग करके उससे जो म्यूल पैदा हो जाता है, अब ये खच्चर आगे अपना ब्रीडिंग नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इस सूरत में ये म्यूल स्पीशी नहीं है, ये खच्चर स्पीशी नहीं है। क्लियर? अब ये आगे जी, स्पीशी का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। हर वो ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरब्रीडिंग कर सकता है, ठीक है ना। अब ये लाजमी तौर पर सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीडिंग करने के बाद वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा। अगर ये इंटरब्रीडिंग डिसिमिलर के साथ हो गई तो याद रखिए कि वहां से आगे फिर ब्रीडिंग नहीं होगी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगा। जब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ना पैदा हो तो उसको हम स्पीशी नहीं कहते। अब ये आगे जाए, पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी living together and sharing same resources of food, तो उसको कहा जाता है पॉपुलेशन। अब देखो 3 शर्तें लगाई है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे, सारे इंसान हो, सारे मछली हो, सारे बकरी हो, सारे डंकी हो, सारे कबूतर हो, सारे तोते हो, तो बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी। अब सारे तोते सेम स्पीशी, सारे इंसान सेम स्पीशी, सारे फ्रॉग सेम स्पीशी, सारे बकरी सेम स्पीशी, सारे गाय सेम स्पीशी, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी, ठीक है ना, लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग सेम रिसोर्स ऑफ फूड, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे किसी तालाब में मछलियों के पॉपुलेशन है, किसी ट्री पर बर्ड्स के पॉपुलेशन है, किसी स्कूल में स्टूडेंट का पॉपुलेशन है, इंसानों का है, ठीक है ना। तो ये इसके बाद है कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिसिमिलर स्पीशी, डिफरेंट स्पीशी, लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग सेम रिसोर्स ऑफ फूड, सेम रिसोर्सेस, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। एक जगह पर एक तालाब में मछली भी रहती है, एक तालाब में, उसी तालाब में फ्रॉग भी रहता है, उसी तालाब में मगरमच्छ भी रहता है, उसी तालाब में दूसरे इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। तो इस तरह की ग्रुप ऑफ डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म जो कि डिसिमिलर स्पीशी के साथ ताल्लुक रखते हो और एक जगह पर रहते हो, तो फिर ऐसी सूरत हमारे साथ बनती है कम्युनिटी। याद रखिए कि कम्युनिटी में जगह भी एक होगा, रिसोर्सेज जो शेयर करते हैं फूड के वो भी एक होगी, लेकिन डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म होगा। जब देखो फिश को देखो क्लास फाइसिस का मेंबर है, फ्रॉग को देखो क्लास एम्फीबिया का मेंबर है, अमीबा को देखो फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है, टर्टल को देखो क्लास रेप्टाइल का मेंबर है, ठीक है ना। अब ये मुख्तलिफ स्पीशी डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म है और इनका डिसिमिलर स्पीशी है, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। अब आगे जाए, चौथा लेवल ऑफ इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है कि जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, 2 अज्जा होंगे। एक लिविंग कंपोनेंट होगा इकोसिस्टम का, जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे साथ प्रोड्यूसर प्लांट, कंज्यूमर एनिमल, डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई, इन कंपोनेंट को हम कहते हैं कि ये किसी इकोसिस्टम में जब मौजूद होंगी तो ये बायोटिक कंपोनेंट है। तो इसका डिफिनीशन क्या है? लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड
एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे साइल है, जैसे लाइट है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे ग्रेविटी है, जैसे राख है, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे साथ एबायोटिक कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की डिफिनेशन की तरफ आ जाए, द इंटरेक्शन, द रिलेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट is called ecosystem. The study of ecosystem is called ecology या environmental biology. अब जी आगे जाए, बायोम किसे कहते हैं? एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर सिमिलर क्लाइमेट हो और सिमिलर इकोसिस्टम हो, यानी आबो हवा उसके सेम हो। मिसाल के तौर पर एक जगह पर ट्रॉपिकल एरिया है, गर्म इलाका है, या टेम्परेट इलाका है, टेम्परेट एरिया है, सर्द इलाका है, उसका इकोसिस्टम और क्लाइमेट सेम हो, तो उस ज्योग्राफिकल एरिया को हम कहते हैं बायोम। मिसाल के तौर पर, अब बायोम क्या है? मिसाल के तौर पर एक फॉरेस्ट है, ये भी बायोम का एग्जांपल है। ये बायोम डेजर्ट भी हो सकता है, ये बायोम टेंड्रा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें सिमिलर क्लाइमेट और इकोसिस्टम है। बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल, यानी जमीन का वो हिस्सा जहां पर लाइफ मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। याद रखिए कि बायोस्फीयर यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। हम सबको पता है कि जमीन का ज्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और कम हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये बात भी, बायोस्फीयर हमारे साथ 3 किस्म का हो सकता है। अगर वो बायोस्फीयर यानी वो हिस्सा जमीन का जहां पर सिर्फ हवा मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ बायोस्फीयर का कौन सा हिस्सा है? एटमॉस्फेयर है। और जमीन का वो हिस्सा जहां पर लाइफ भी मौजूद हो और लैंड एनवायरनमेंट हो, यानी एयर एनवायरनमेंट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और लैंड एनवायरनमेंट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जबकि वाटर एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब यहां पर देखो, एटमॉस्फेयर का मतलब है एयर, लेतो का मतलब है लैंड, स्फीयर का मतलब है जमीन का वो हिस्सा जहां पर लाइफ मौजूद हो। अब हवा में भी लाइफ मौजूद है, लैंड में भी लाइफ मौजूद है और वाटर में भी एक्वेटिक एनिमल, फिशेस वगैरह वगैरह, प्रोटोजोन, ये सारा लाइफ मौजूद है। तो ये हमारे साथ चैप्टर नंबर 25 मेन एंड हिज एनवायरनमेंट का पहला वीडियो लेक्चर था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसके बाद इंशाअल्लाह विद वेरी सून आपको मैं बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ रहे। अगर आपने अभी तक सरकाजिम के इस चैनल पावर ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इंशाअल्लाह एक नए रिदम से, एक नए तर्ज से मैं आपको इसी चैप्टर में बायोजियोकेमिकल साइकिल के बाद एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पॉपुलेशन डायनामिक, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनवायरनमेंट इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट पर या रिसोर्सेज की जो डिप्लेशन होती है, ये सारे 6 टॉपिक है, वन बाय वन, ईच एंड एवरी विद वेरी डिटेल। इंशाल्लाह विद वेरी सून हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। तो इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।